नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। पेपरलेस होगा उत्तराखंड विधानसभा का ये बजट सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 जगह लगाए गए हैं बैरिकेडिंग। कल विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। जनता के सुझाव पर बजट पेश हो सकता है। उत्तराखंड का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार बजट सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की कोशिश की गई है। सत्र के दौरान विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे ताकि वो विधानसभा की कार्यवाही डिजिटल रूप से देख पाएं। साथ ही सत्र के दौरान अधिकारियों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल से रोक दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है मोबाइल फोन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को कड़ाई से इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उनसे हम सुझाव ले रहे हैं, इनको संकलित करके फिर हम बजट में क्या अच्छा हो सकता है उसको हम उसमें रखेंगे। और वैसे भी हमारी तैयारी है और आप जानते हैं कि 18 तारीख से यानी 18 फरवरी से हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर चूँकि कार्य मंत्रणा समिति होगी तो उसमें बैठ के हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र और बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को होगी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। 21 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। 22 और 23 फरवरी को अवकाश रहेगा। 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। राज्य में बजट सत्र काफी गहमा गहमी भरा हो सकता है। बजट सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। भू कानून समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। सुझावों को ध्यान में रखकर बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये बजट रहने वाला है, जिसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम सजेशंस भी लिए गए हैं। पेपरलेस इस बार का बजट सत्र रहने वाला है। सुरक्षा को लेकर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 4 जगह बैरिकेडिंग की गई है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल हो रही है। इसके अलावा हंगामेदार रह सकता है सत्र, ये भी पता चला है। भू कानून पर भी चर्चा इस दौरान हो सकती है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। विधानसभा परिसर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। और कल राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो होगा। जनता के सुझाव पर यह बजट पेश किया जा रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, नीति आयोग की कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में मुख्यमंत्री धामी हुए शामिल। सरकार की योजना जनता तक पहुंचाना है लक्ष्य।
देहरादून में नीति आयोग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। तो देहरादून में नीति आयोग की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन्हें जनता तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार लगातार अग्रसर है। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नीतियां तो बना ही जा रही है, साथ साथ ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि इन नीतियों को आम जनता तक पहुंचाया जा सके ताकि जनता इनका लाभ ले सके। और रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन जारी है। धड़ल्ले से दौड़ रहे ओवरलोड डंपर और जेसीबी। पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे कैसे इनके हौसले इस तरह से बुलंद हो रहे हैं। रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम खनन की घटनाएं हो रही हैं। रुड़की क्षेत्र के गांव टोटा खटका में प्रशासन की नाक के नीचे लगातार अवैध खनन का खेल जारी है। रात के 8 बजते खनन माफिया दर्जनों डंपर और जेसीबी लेकर सक्रिय हो जाते हैं। सुबह 5 बजे तक ये खनन लगातार जारी रहता है। पुलिस प्रशासन पर जानबूझकर खनन से भरे इन डंपरों को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी को जब मामले की जानकारी दी गई तो उन्होंने भी मामले को संज्ञान में बताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं और प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। प्रशासन पर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्हें इस बाबत अवगत कराया गया है, उन्हें इस बाबत जानकारी है, बावजूद इसके खनन माफियाओं की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन खनन माफियाओं को प्रशासन का भी संरक्षण हासिल है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजय, रुड़की में खनन माफियाओं की लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। लगातार ही हम अपने चैनल के माध्यम से इस तरह की खबर भी प्रकाशित कर रहे हैं और लगातार ही जो संबंधित अधिकारी है उनको भी लगातार लोगों के द्वारा शिकायतें दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो अवैध खनन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ज्यादातर अगर आपको बता दें कि परमिशन की आड़ में कहीं पर खनन हो रहा है तो कहीं पे बिना परमिशन के यहाँ खनन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा मामला रुड़की क्षेत्र का है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो खनन है वो हो रहा है। इसको लेकर तमाम वायदे भी किए जाते हैं कि जो खनन है वो रुक जाएगा, लेकिन बावजूद इसके यहाँ खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब तक और किस तरह से इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई होती है और किस तरह से जिला प्रशासन एक्शन लेता है। जी संजय, देखिए, लगातार शिकायतें हो रही हैं पुलिस प्रशासन में। अभी तक एक्शन की सिर्फ बात कही जा रही है या फिर आपको जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है कि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है या फिर सख्ती दिखाई जा रही है?
देखिए लगातार ही अगर हरिद्वार के रुड़की की बात की जाए तो यहाँ पर बीते दिनों से लगातार ही अवैध खनन की शिकायतें प्रशासन को दी जा रही है, लेकिन जो प्रशासन होता है, प्रशासन की टीमें मौके पर जाती है, एक दो दिन यहाँ पर खनन रुक जाता है, लेकिन बावजूद इसके फिर लगातार उसी तरह से खनन चलता हुआ दिखाई देता है। यानी इन खनन माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई होने की जरूरत है। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो जो प्रकृति है और इसके अलावा जो संजय, क्या इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां नहीं हुई है, कुछ मामले दर्ज नहीं हुआ अभी तक? सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला अधिकारी है वो भी यहाँ कार्रवाई की बात तो कहते हैं और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी देते हैं कि यहाँ पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे आए दिन जो खनन माफिया होते हैं वो चांदी काटते हैं और दिन ही नहीं रात को भी तमाम जो ट्रैक्टर है, डंपर है, वो दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसको लेकर पहले भी जो डंपर चलते हैं उनसे कई तरह के हादसे भी हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने इक्का दुक्का जो डंपर चालक होते हैं उन पर कार्रवाई भी की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ऐसी नहीं की है कि जो इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे। जी संजय, कुल मिलाकर आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही यहाँ पर बनती है, किसकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, जिसकी वजह से इन खनन माफियाओं के हौसले इस तरह से बुलंद है और उन्हें किसी का भी डर नहीं है? देखिए सबसे पहली बात जो खनन को रोकने में खनन विभाग बनाया गया है, यानी अगर कहीं पर भी अवैध खनन होता है तो जो खनन महकमा होता है उस पर कार्रवाई की बात कहता है और कार्रवाई भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन खनन माफियाओं के पीछे किसका हाथ है, क्या सत्ताधारियों का भी हाथ हो सकता है, ये एक बड़ी वजह माना जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो खनन माफिया होते हैं वो बेखौफ होकर रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में तमाम इस तरह का खनन का कार्य करते हैं, जिससे लाखों रुपये की चांदी काटते हैं। जी चलिए, शुक्रिया संजय पुंडी रुड़की से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम ताजा अपडेट साझा करते हुए। प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन जारी है, तमाम कोशिश कह रहा है प्रशासन की उसके द्वारा की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। रात के 8 बजते ही लगातार इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं। हरिद्वार में विधायक के बेटे से ठगी का मामला सामने आया है। गृह मंत्री का बेटा बनकर ठगे हैं 5 लाख रुपए। मामले में पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई जारी है। हरिद्वार में उस समय सनसनी फैल गई जब एक ठग ने खुद को अमित शाह का बेटा बताकर रानीपुर विधायक आदेश चौहान से 5 लाख की ठगी की। विधायक के जनसंपर्क अधिकारी की तहरीर पर एसएसपी के निर्देश पर थाना बहादुराबाद पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम गठित कर अज्ञात ठग की तलाश शुरू कर दी गई है। तो हरिद्वार में विधायक के बेटे से ठगी का केस सामने आया है। गृह मंत्री का बेटा बनकर ठगे हैं 5 लाख रुपए। मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। एफआईआर इस केस में दर्ज हो चुकी है। तो अमित शाह के बेटे का बेटा बनकर ठगी की है विधायक के बेटे से। विकास नगर में पेड़ों का अवैध कटान जारी है। हरे भरे पेड़ों पर धड़ल्ले से चल रही हैं आरियां। पेड़ों के अवैध कटान मामले में जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का वादा किया है। विकास नगर में पेड़ों के अवैध कटान मामले में जांच शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन ने वादा किया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आदूवाला क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से आम के हरे भरे पेड़ों पर धड़ल्ले से आरियां चलाई जा रही थी। विकास नगर के आदूवाला क्षेत्र में अवैध तरीके से काटे जा रहे आम के बगीचे का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस गंभीर मामले में उद्यान विभाग ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो नेशनल हाईवे से लगती जमीन पर भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग करना चाहते हैं, लेकिन इस प्लॉटिंग में हरा भरा आम का ये बगीचा अड़चन बना हुआ है, जिसके चलते माफियाओं ने पहले हरे भरे आम के पेड़ों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। इस अवैध प्लॉटिंग की जद में इस वक्त तकरीबन 300 पेड़ भूमाफिया के निशाने पर हैं। हरिद्वार में सॉल्वेंट की गुणवत्ता पर सेमिनार। गुणवत्ता बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की। दवा कंपनियों को दिए गए कड़े निर्देश। दवा कंपनियों को मानकों पर चलने की हिदायत दी गई। हरिद्वार में कर्निजी होटल में दवा निर्माण में प्रयुक्त सॉल्वेंट की गुणवत्ता जांच और मानकों के पालन पर विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। देश के प्रमुख सॉल्वेंट निर्माता दीपक फर्टिलाइजर्स, अदानी और मनाली ग्रुप के
प्रतिनिधियों ने दवा निर्माण में सॉल्वेंट की भूमिका और गुणवत्ता बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की। हरिद्वार की ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने दवा निर्माताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कच्चे माल और सॉल्वेंट की खरीद से पहले भौतिक जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए ताकि नकली सप्लाई को रोका जा सके। हरिद्वार से बड़ी खबर बता दें, पूर्व विधायक प्रणव सिंह के सेहत में सुधार। प्रणव सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। प्रणव सिंह चैंपियन को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। लूज मोशन और ब्लीडिंग की उन्हें शिकायत थी। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को आज हरिद्वार जिला अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है। डॉक्टर्स ने उन्हें सुबह तक ऑब्जर्वेशन के लिए प्राइवेट वार्ड में रखा। उनका इलाज करें। डॉक्टर्स के मुताबिक इलाज के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार है और लूज मोशन ब्लीडिंग की शिकायत के बाद शनिवार देर रात चैंपियन को रोशनाबाद जेल से जिला अस्पताल लाया गया था। न्यायिक अभिरक्षा के बंदी होने के चलते अस्पताल में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। और बड़कोट उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर पालिका को बनाया जाएगा आदर्श पालिका। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने की है घोषणा। बड़कोट नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद डोभाल ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर के सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नई योजनाओं की जानकारी साझा की और बड़कोट को एक आदर्श नगर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि विकास की दिशा में नए कदम उठाए जाएंगे जिससे बड़कोट को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में विकसित किया जाएगा। खबर लक्सर से है। लक्सर के बॉडीटीप गांव से नाबालिग लड़की को लेकर फरार हुआ युवक अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। ग्रामीणों के मुताबिक युवक को पास के ही खेतों में देखे जाने की सूचना पर पुलिस 2 दिन से ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने दर्जन भर टीम बनाकर और डॉग स्क्वाड के साथ गांव के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में खेतों में सघन सर्च अभियान चलाया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। एक हफ्ते पहले एक मुस्लिम युवक नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा ले गया था, जिसके चलते गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश लगातार जारी है, जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हरिद्वार में शारदीय कावड़ मेले की तैयारी। एसपी जितेंद्र मेहरा ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। हर की पैड़ी और अन्य घाटों का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार में शारदीय कावड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एसपी जितेंद्र मेहरा हर की पैड़ी, अपर रोड, भीमगोडा और अन्य घाटों पर पहुंचे। उन्होंने ड्यूटी पॉइंट्स पर तैनात पुलिस कर्मियों की चेकिंग की और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। एसपी मेहरा ने जोनल और सेक्टर अधिकारियों को अपनी उपस्थिति बनाए रखने और नियमित चेकिंग के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को कांवड़ियों के साथ शालीन बर्ताव करने और ड्यूटी में किसी भी समस्या की तुरंत रिपोर्ट करने को कहा। ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर हादसा। चीला शक्ति नहर में डूबे 3 पर्यटक। युवा सन्यासी ने बचाई 2 की जान। खुद लापता युवक और सन्यासी की तलाश जारी। ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर देर शाम हादसा हुआ। चीला शक्ति नहर में डूब रहे गाजियाबाद के 3 पर्यटकों को बचाने के लिए एक युवा सन्यासी नहर में कूद गया। 2 पर्यटकों को उसने बचा लिया, लेकिन इस कोशिश में वो खुद नहर में डूब गया। मौके पर तीसरे युवक को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। नहर में डूबे युवा सन्यासी की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक सन्यासी का कोई पता नहीं चल पाया है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी ने बताया कि गाजियाबाद से ऋषिकेश घूमने आए 3 दोस्त चीला नहर के किनारे बैठे थे। इस दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक नहर में गिर गया और उससे बचाने के लिए उसके 2 साथी नहर में गए तो वो भी डूबने लगे। वहां से गुजर रहे एक युवा सन्यासी ने पर्यटकों को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। उसने एक युवक को बाहर निकाला। डूब रहे दूसरे युवक को बचाने की कोशिश की।
वो युवा सन्यासी नहर में डूब गया, जिसका पता नहीं चल पाया है। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से तीसरे पर्यटकों को भी डूबने से बचा लिया। और देहरादून से इस वक्त की अहम खबर, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू। पेपरलेस होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हैं। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 जगह बैरिकेडिंग की गई है। कल विधानसभा में राज्यपाल का भी भाषण होगा। जनता के सुझाव पर बजट पेश हो सकता है। बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्रा को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि काफी हंगामेदार रह सकता है, क्या क्या कुछ खास हो सकता है, बताइए। बिल्कुल मोनिका, कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 18 फरवरी से वो बजट सत्र उत्तराखंड में पेश किया जाएगा। कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद जो सत्र है वो आहूत किया जाएगा। उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। हंगामे की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार, चाहे वो स्मार्ट मीटर को लेकर के हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, तमाम और चैंपियन और उमेश विवाद को लेकर के हो, चूंकि लगातार ये मांग विपक्ष की तरफ से हो रही है कि विधायक की सदस्यता है वो समाप्त की जाए। तो इसी वजह से जो है इन तमाम जो प्रकरण हैं इसको लेकर के विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। लेकिन विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। कल राज्यपाल के अभिभाषण होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे कि सभी विधायकों से का अनुरोध किया जाएगा वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा कि सभी विधायक सत्र को चलाने में आप अपना अपना सहयोग करें। साथ ही साथ इस बार जो बजट सत्र रखा गया ये पेपरलेस रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इस बात को बोला है कि पेपरलेस जरूर है, लेकिन थोड़ा सा पेपर इसमें जरूर काम आएंगे। सभी विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी विधायक वहां मौजूद रहेंगे और उनको उसी समय टैबलेट दिए जाएंगे। जो विधायक टैबलेट नहीं चला पा रहे हैं, अनुज, कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जो इस दौरान छाए रह सकते हैं? मुंह कानून एक मसला है, उसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी? बिल्कुल, भू कानून है, यूसीसी है। चूंकि यूसीसी लागू करने के बाद दिक्कतें बहुत आ रही है मोनिका, चूंकि ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, चाहे वो रजिस्ट्री प्रक्रिया हो, चाहे ऑनलाइन विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो, या जिस तरीके से याचिका दायर करी गई है नैनीताल हाई कोर्ट में कि वहां जो मुस्लिम विवाह पद्धति है उस पर छेड़छाड़ की जा रही है, वो अपने तरीके से नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के इस पे भी जो है चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे वो भू कानून हो और चाहे वो मूल निवास हो, इस पे भी जो है लगातार मांग की जा रही है। उमेश चैंपियन जो विवाद है इस पे लगातार टिप्पणी की जा रही है कि जो विधायकी है सदस्यता खत्म करी जाए और उत्तराखंड चूंकि देवभूमि, इस तरीके का माहौल यहाँ पे नहीं है, तो एक नसीर पेश करी जाए। तो इस तमाम जो मुद्दे हैं इन मुद्दों को जो है विपक्ष उठाएगा। साथ ही साथ बेरोजगारी, इसके अलावा कई जगह धांधली हुई है उसको लेकर के भी जो है विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो ये तमाम जो मुद्दे सरकार को घेरने के लिए विपक्ष लगातार इन मुद्दों को रखेगा। लेकिन वहीं अगर हम बजट की अगर हम बात करते हैं तो मोनिका, तो जिस तरीके से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि हमने हर वर्ग के लोगों को लेकर के बजट बनाया हुआ है और उस बजट को पेश किया जाएगा, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, साथ ही साथ जो बिजनेसमैन है, उन तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनसे राय मशवरा किया गया और उसके बाद ये बजट पेश किया जा रहा है। तो साथ ही साथ एक चीज और मोनिका है, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे जिनको बजट आवंटित किया जाता है लेकिन वो बजट का लाभ नहीं उठा पाते, रिजल्टी साबित होते, तो उनसे बजट की कटौती करी गई है। और जहां पे बजट ज्यादा लगता है, जैसे स्वास्थ्य विभाग हुआ, पुलिस विभाग हुआ, तो इन जगहों पे उस जगह से कटौती करके इन जगहों पे वो बजट दिया जाएगा। तो इस बार ये एक अच्छा फैसला सरकार का है कि जहां पे विभाग बजट खर्च नहीं कर पाता है, वो बजट लैप्स हो जाता है, तो वहां से बजट कटौती करके दूसरे डिपार्टमेंटों में बजट दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज अवस्थी तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।